एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपकी आगामी परीक्षा को देखते हुए एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का लेकर हम आए हैं। आप उसको पढ़िए और खुद को आजमाइए कि आप कितने पानी में हैं। और इसमें जो प्रश्न आपको मिलेंगे वे सभी के सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण भी हैं और वे हर बार कभी न कभी एसएससी जीडी में परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए हम देखते हैं आपके पेपर सेट को। देखिए, पहला प्रश्न है अभिनव शब्द का सही विलोम। विलोम पूछ रहा है किसका? अभिनव शब्द का विलोम पूछ रहा है। साथियों, एक बात तो आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि विलोम शब्द कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, कभी हम उपसर्ग से विलोम बनाते हैं, कभी उपसर्ग से विलोम बनाते हैं, कभी प्रत्यय से विलोम बनाते हैं और कभी लिंग परिवर्तन के माध्यम से हम विलोम शब्द की रचना किया करते हैं। और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो अपने आप में खुद क्या कहते हैं कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से विलोम हो सकते हैं। तो इसमें जो शब्द पूछा है अभिनव का विलोम, तो अभिनव का सबसे पहले आपको अर्थ जानने की आवश्यकता है। तो अभिनव का अर्थ होता है नवीन। अभिनव का अर्थ होता है नवीन और नवीन का जो विलोम होता है वह होता है प्राचीन। ध्यान दीजिएगा, अभिनव का अर्थ होता है नवीन, नवीन का विलोम होता है प्राचीन और प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। प्राचीन का अर्थ क्या होता है? पुराना। यानी कहने का मतलब कि ये दोनों जो शब्द हैं वे एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची। हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह जो शब्द लिखा हुआ है इसके ये दोनों विलोम हो सकते हैं, लेकिन 4 विकल्प में है और इन चारों में से सही होगा तो केवल एक सही होगा, 2 सही नहीं हो सकता है। तो इसके लिए अब आप पूछेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि यह जो शब्द है वह साहित्यिक शब्द है। जो अभिनव शब्द है वह साहित्यिक शब्द है और जब साहित्यिक मूल शब्द हमारा साहित्यिक शब्द है तो उसका जो विलोम होगा वह भी साहित्यिक होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो प्राचीन लिखा हुआ है यह भी साहित्यिक शब्द है। तो इस हिसाब से इसका जो सही विलोम होगा वह प्राचीन ही होगा, पुराना नहीं होगा। प्राचीन यदि नहीं रहता विकल्प में तब पुराना हो सकता था। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? विकल्प बी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है वाक्य में तेज किस प्रकार का शब्द है? एसएससी सीजीएल 2021 का प्रश्न है, एसएससी सीजीएल का। ठीक, अब देखिए, तेज शब्द के विषय में पूछ रहा है कि वह किस प्रकार का शब्द है। क्या संज्ञा है? संज्ञा का मतलब नाम होता है, संज्ञा का मतलब पहचान होता है। यानी जिस नाम से किसी भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ को हम जानते हैं उसको क्या कहते हैं? संज्ञा होता है। विशेषण का मतलब विशेषता बतलाना। क्रिया का मतलब कार्य की ओर जो संकेत करता है। और सर्वनाम का मतलब होता है जो संज्ञा के बदले शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वह क्या होता है? संज्ञा होता है। तो यहाँ पर देखिए, यह जो पूरा वाक्य है इसको फिर से पढ़िए। वह बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पर ये क्रिया है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। और इस दौड़ने की क्रिया की यह शब्द विशेषता को बतला रहा है कि वह धीरे धीरे नहीं दौड़ रहा है बल्कि तेज दौड़ रहा है। वह केवल दौड़ नहीं रहा है बल्कि तेज दौड़ रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह जो तेज शब्द है वह क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यह दौड़ने की विशेषता को बतला रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है कर्मठ। कर्मठ का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। एसएससी जीडी 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। आलसी, परिश्रमी, निर्बल और अशक्त। कर्मठ का सही पर्यायवाची आलसी है? आलसी नहीं है। आलसी का मतलब कामचोर होता है, जो काम करने से कतराता है। और कर्मठ का अर्थ क्या होता है? जो मेहनत, जो अत्यंत लगन के साथ कार्य में लगा रहता है, यानी परिश्रमशील रहता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कर्मठ का सही पर्यायवाची क्या होगा? परिश्रमी होगा। ठीक, आगे
9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। इस मुहावरे को आप अपने जीवन में अपने पढ़ाई के दौरान पता नहीं कितनी बार पढ़े होंगे। 9 2 11 हो जाना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना। इसके बाद वह किताब पढ़ रहा है, वाक्य में काल पहचानिए। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, एसएससी सीजीएल 2020 का प्रश्न है यह। काल पूछ रहा है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, अपूर्ण भूतकाल, इन चारों में से कौन है? अब देखिए, काल को पहचानने के लिए हमको क्या करना होगा? जो वाक्य लिखा हुआ है उसके सबसे अंत में जाइए, यहां पर जाइए। यह किस काल का पहचान है? तो यह किस काल का पहचान है? वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान का पहचान क्या है? हो और हो, यह वर्तमान काल का पहचान है। तो यहाँ पर जब लिखा हुआ है तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान काल ही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में समास बताइए। समास पूछ रहा है, एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। पहला विकल्प दिया हुआ है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का पहचान होता है यह द्वंद्व समास का पहचान होता है। इस पहचान का नाम है योजक। इस पहचान का नाम क्या है? योजक। और योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। दो शब्दों को जोड़ने वाले जो मूल शब्द होते हैं वह है और, एवं, तथा, व, या, अथवा इत्यादि। ये इस योजक के अर्थ हैं। इसका मतलब होता है कि जिस सामासिक शब्द के दोनों पद आपस में बराबर हों और इन योजकों के माध्यम से जुड़े हुए हों, उनको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है। तत्पुरुष समास कारकाधारित होता है। किसका आधारित? कारकाधारित, कारक पर आधारित होता है। बहुब्रीहि समास का मतलब होता है 1 धन 2 बराबर 3। अव्ययी भाव समास का मुख्य पहचान है अव्यय। मुख्य पहचान क्या है? अव्यय है। यह कारकाधारित कैसे होता है? कारकाठ होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक होते हैं। 8 कारक में जो सबसे पहला वाला है, जो सबसे लास्ट वाला है, इन दोनों को निकाल दीजिए तो शेष 6 बचते हैं। इन 6 के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक। और हर एक कारक का जैसे कि पहचान होता है, कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा, संप्रदान के लिए अथवा को, अपादान से अलग होने के अर्थ में हर एक कारक का कोई न कोई पहचान होता है। तो ये जो 6 कारक शेष बचते हैं, पहले को छोड़कर, अंतिम को छोड़कर, सबका भी कोई न कोई पहचान होता है। उस पहचान के आधार पर यह जो तत्पुरुष समास है वह 6 प्रकार का होता है। ठीक। अब देखिए पूछ क्या रहा है? विद्यालय, 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 विद्यालय के विषय में पूछ रहा है। तो विद्यालय के विषय में जब पूछ रहा है तो यह सामासिक शब्द जो है इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? विद्या, विद्या का आलय, विद्या का आलय। देखिए यह पहला पद, यह दूसरा पद जैसे कि तैसे है और बीच में एक पहचान आ गया का। यह किस समास का पहचान है? वह है संबंध कारक का पहचान। वह संबंध कारक का पहचान है। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास है। लेकिन विकल्प में संबंध तत्पुरुष समास नहीं दिया गया है, केवल तत्पुरुष दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर सही कौन होगा? विकल्प बी होगा। ठीक। आगे जो 2 दिए गए हैं इसको अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम फिर से बताएंगे इसको। तब तक आगे देखिए, जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? एसएससी जीडी 2023 में प्रश्न पूछा है, जिसका कोई शत्रु न हो। ठीक। यहाँ पर एक शब्द लिखा है, शुरू से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है निर्भय। ठीक ना? निर्भय का संधि विच्छेद करें तो निर्भय, भय माने डर होता है, यानी बिना डर का। इसका जो अर्थ निकला यहां से लेकर यहां तक जो लिखा हुआ है इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। इसके बाद लिखा है अजात शत्रु।
अ को निकाल देंगे तो अ माने नहीं, जात माने पैदा हुआ, अ माने नहीं, और जात माने पैदा हुआ शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ। कहने का मतलब कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? विकल्प बी है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, गमन शब्द का विलोम क्या है? गमन हम जानते हैं कि उपसर्ग के माध्यम से हम विलोम शब्द की रचना किया करते हैं, प्रत्यय के माध्यम से विलोम शब्द की रचना किया करते हैं, लिंग परिवर्तन के माध्यम से भी विलोम की रचना होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गमन, और गमन में हम एक उपसर्ग जोड़ दे, क्या? आ उपसर्ग जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? आगमन। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? विकल्प ए है। वह लड़का बहुत बुद्धिमान है, वाक्य में संज्ञा पहचानिए। संज्ञा के विषय में पूछ रहा है। अब शुरू से देखिए कि संज्ञा कौन है। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है वह, तो यह संज्ञा नहीं है, बल्कि क्या है? सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि जो सर्वनाम होता है वह संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। जैसे हमने कहा राम, हरि, मोहन, सोहन, न गंगा, हिमालय, ये सब क्या है? संज्ञा है, जो किसी का नाम है। लेकिन उसके स्थान पर यदि हम इस शब्द का प्रयोग करें तो यह राम के लिए, श्याम के लिए, नदी के लिए, पहाड़ के लिए, जंगल के लिए, घर के लिए, मकान के लिए, पंखा के लिए, कुर्सी के लिए, सबके लिए प्रयुक्त हो सकता है। तो कहने का मतलब कि यह क्या है? सर्वनाम है। लेकिन पूछ क्या रहा है? संज्ञा पूछ रहा है। तो इसमें संज्ञा कौन सा है? यहाँ देखिए लड़का लिखा हुआ है, लड़का यह संज्ञा है। ठीक, लड़का संज्ञा है। अब आप पूछेंगे कि यह किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा 5 प्रकार का होता है। तो इसमें से यह जो शब्द है वह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, लेकिन पूछ क्या रहा है? यहाँ विकल्प में केवल लड़का दिया हुआ है और पूछ रहा है संज्ञा के विषय में, तो यह लड़का ही संज्ञा है। इसके बाद अति सर्वत्र वर्जयेत लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अति का मतलब होता है अति का मतलब क्या होता है? अत्यधिक, अत्यधिक और सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, सभी जगह। ठीक, वर्जयेत माने त्याग देना चाहिए, ठीक चाहिए। देखिए अब इन तीनों का अर्थ इससे लगाइए, यहां से अत्यधिक, सभी जगह, त्याग देना चाहिए। एक शब्द होता है अति जो यहाँ पर लिखा गया है, इस शब्द का प्रयोग हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं। लोग कहा जाता है कि अति ठीक नहीं है, अति ठीक नहीं है। अति का मतलब अत्यधिक, कोई भी कार्य हो वह आवश्यकता से अधिक उसको नहीं करना चाहिए। यदि वह आवश्यकता से अधिक हो रहा है तो उसका क्या करना चाहिए? वर्जयेत माने त्याग कर देना चाहिए। और वह हर एक जगह, यह जो अत्यधिक की बात है, अति की बात है, वह हर एक जगह, सभी जगह या हर एक जगह करना उचित नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अति सर्वत्र वर्जयेत लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प सी। अति हर जगह बुरी होती है, ठीक है ना? हर जगह अति करना उचित नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग लिखा है सुंदरता। सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ करके, सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ा गया है तब बना है सुंदरता। तो यह सुंदरता क्या हो गया? एक भाववाचक संज्ञा हो गया। इसके बाद सुंदरी, सुंदरी लिखा हुआ है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ करके इस शब्द को बनाया गया है। और हम जानते हैं कि ई प्रत्यय जोड़ देने से हर एक शब्द में नहीं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं
तो वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। तो यह पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग बनाया गया है ई प्रत्यय जोड़ करके। इसी हिसाब से सुंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुंदरी होगा। राम ने फल खाया वाक्य में कर्ता, कर्ता के विषय में पूछ रहा है। कर्ता, कर्ता का मतलब कर्ता कारक के विषय में पूछ रहा है। कर्ता कारक का पहचान क्या है? कर्ता कारक का पहचान ने है, ने कर्ता कारक का पहचान क्या है? ने है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये ने, इसका मतलब कि इसका उत्तर यह होगा। जल्दी शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? पहले तो यह जानना आपको आवश्यक है कि क्रिया विशेषण कहते किसको है। जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह कम खाता है, वह कम खाता है। यहां पर देखिए, खाता, खाना एक क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता को यह शब्द बतला रहा है, तो यह क्या हुआ? क्रिया विशेषण हुआ। अब इसमें देखिए एसएससी जीडी 2023 में प्रश्न पूछा हुआ है जल्दी के विषय में। यह पूछ रहा है कि किस प्रकार की क्रिया विशेषण है, क्या स्थानवाचक है? तो स्थानवाचक नहीं है, क्योंकि जल्दी स्थान से कोई, जल्दी नामक शब्द का स्थान से कोई ताल्लुकात नहीं है। क्या रीतिवाचक है? तो यह भी नहीं है, यानी ये दोनों गलत हो गए। क्या समयवाचक है? हाँ, यह समयवाचक है। ऐसे समझिए, कोई भी कार्य होता है, चाहे वह 1 मिनट का हो, 2 मिनट का है, 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, है ना। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको पूरा करने में कम समय लगता है, और कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिसको पूरा करने में ज़्यादा समय लगता है। और जो ज़्यादा समय लगता है पूरा करने में, तो उसको पूरा करने के लिए कभी कभी यह होता है कि थोड़ा जल्दी से उस काम को निपटा लिया जाए, यानी कम समय लिया जाए। जल्दी से काम निपटाने का मतलब होता है कम समय लिया जाए। तो कहने का मतलब कि इसका जो संबंध है वह समय से है, तो यह क्या है? समयवाचक है। अतिथि शब्द में संधि का प्रकार बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो जो अभ्यर्थी होते हैं, परीक्षार्थी होते हैं, वे उलझ जाया करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब देखिए, अतिथि पूछा हुआ है, संधि का प्रकार पूछा है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यण संधि। किस प्रकार का संधि है? हम जानते हैं कि स्वर संधि में स्वर से स्वर धन स्वर होता है, यानी स्वर से स्वर जुड़ता है। व्यंजन संधि में स्वर स्वर धन व्यंजन होता है, व्यंजन, या व्यंजन व्यंजन धन व्यंजन होता है, या तो फिर व्यंजन धन स्वर होता है। और विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग विसर्ग धन स्वर होता है, या विसर्ग धन व्यंजन होता है। तो इस प्रकार से देखिए, जो संधि है, जो 3 प्रकार की संधियां पाई जाती है, उन तीनों संधियों को मिलाकर के पूरे संधि प्रकरण में 6 स्थितियां पाई जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, पूरे संधि प्रकरण में 6 स्थितियां पाई जाती हैं। ठीक। अब आइए प्रश्न के ऊपर। पूछ रहा है कि अतिथि शब्द में संधि का प्रकार बताइए। तो इसका पहले संधि विच्छेद कीजिए। देखिए, कुछ लोग ऐसे संधि करते हैं, अधन तिथि, अ माने नहीं और तिथि माने समय होता है, यानी जिनके आने का कोई समय नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। तो यह देखिए, यह जो सब यहाँ पर जो संधि विच्छेद किया गया है, यह संधि नहीं है, बल्कि यह क्या है? संयोग है। क्या है? संयोग। ठीक। जो शब्द रचना है,
शब्द रचना कितने प्रकार से होती है इसको हमने बताया है। शब्द रचना उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से और समास से होता है। और इनके अलावा एक शब्द है संयोग, इससे भी शब्द की रचना होती है। जैसे कि यहाँ पर अ में तिथ को जोड़ा गया, यह केवल एक संयोग है, यह दोनों संधि नहीं है। संधि का मतलब होता है जोड़, तो यहाँ पर देखिए जोड़ नहीं है। ठीक, दूसरी बात कि अतिथि का एक और संधि विच्छेद होता है, अति धन इथि। ठीक, अब देखिए पहले पद के अंत में यहाँ पर छोटी है और दूसरे पद के शुरुआत में क्या है, छोटी। और हम जानते हैं कि स्वर संधि में जब छोटी ई से छोटी ई जुड़ता है तो क्या होता है, बड़ी ई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यह मात्र एक अपवाद है। तो इस हिसाब से देखा जाए, केवल इतना ही देख लीजिए, तो यहाँ पर पहले पद के अंत में छोटी है यानी एक स्वर है, दूसरे पद के शुरुआत में भी एक स्वर है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, स्वर संधि होगा। बात समझ में आई? चलते हैं आगे। वह कल आएगा वाक्य में कल का अर्थ क्या है? एसएससी जीडी 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ पर जो कल नामक शब्द का प्रयोग किया गया है वह इन चारों में से कौन है? तो इन चारों में से कौन है, इसको पकड़ने के लिए हमको जाना होगा कहाँ, सबसे अंत में। यहाँ पर देखिए गा लिखा हुआ है, गा कौन है, भविष्यत काल, भविष्य काल है, भविष्य है, ठीक है ना। तो भविष्य का मतलब कि आने वाला काल, जो बीता हुआ कल नहीं है, जो बीता हुआ काल है वह नहीं है बल्कि आने वाला काल है। तो यहाँ पर होगा विकल्प बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कठिन का सही विलोम क्या होगा? तो कठिन का सही विलोम सरल होता है, कठिन का सही विलोम सरल होता है। ठीक, आसान का, आसान भी शब्द दिया गया है और सुगम भी दिया गया है। कठिन का सही यहाँ पर देखिए आसान भी दिया गया है, आसान भी कभी कभी लोग इसको मान लेते हैं, लेकिन यह होगा नहीं, यह नहीं होगा। कठिन का सही जो विलोम शब्द है वह होता है सरल। ठीक, आसान का कठिन हो सकता है, उसको देख लीजिएगा। वह धीरे धीरे चलता है, पुनरुक्ति अलंकार है या नहीं? पुनरुक्ति, बात को समझिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा हुआ है। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का मतलब होता है पुनः धन उक्ति, पुनः धन उक्ति। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले पद के अंत में क्या है, विसर्ग है, और दूसरे पद के शुरुआत में क्या है, एक स्वर है। यहाँ पर विसर्ग होने के कारण इसमें विसर्ग संधि है। अब देखिए पुनः धन उक्ति, पुनः माने बार बार, पुनः माने बार बार या फिर से, उक्ति माने कथन या कहा गया। ऐसा शब्द, ऐसा वर्ण जिसका प्रयोग बार बार किया गया हो या एक से अधिक बार किया गया हो। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे लिखा हुआ है, एक से अधिक बार, दो बार किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पुनरुक्ति अलंकार है। अंधे के हाथ बटेर लगना, जो व्यक्ति अंधा है उसको क्या पता कि कौन सा सामान कहाँ पर है, उसे तो कुछ पता नहीं। और भी यहाँ पर बटेर का नाम लिखा गया है। बटेर जो कि एक पक्षी है, चिड़िया है, जिसके पास दो आंख है, जल्दी वे भी उसको पकड़ नहीं पाते। लेकिन अंधे के हाथ में अगर बटेर नामक एक चिड़िया लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है, अचानक लाभ हो जाना, अचानक उसको फायदा का हो जाना। राम और श्याम खेल रहे हैं, वाक्य में और क्या है, और के विषय में पूछ रहा है। ठीक, और अव्यय, अव्यय क्या होता है, देखिए अधन व्यय, अ माने होता है नहीं, व्यय का मतलब होता है खर्च होना, और खर्च होने का मतलब होता है परिवर्तन होना। यानी ऐसा शब्द जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जो खर्च नहीं हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसमें
हमने कहा कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो परिवर्तन किन कारणों से होता है? वचन के माध्यम से होता है, लिंग के माध्यम से होता है, कारक के आधार पर होता है ना, और पुरुष के माध्यम से होता है। तो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जिसका रूप नहीं चलाया जा सकता है, जो एक वचन से बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है या बहुवचन से एक वचन नहीं बनाया जा सकता है, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अव्यय। जैसे अव्यय वाले शब्द कौन कौन से हैं? यथा, यथा, तथा, प्रति, हा, उप, नीर, कु और एवं। ये ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आप लोग खुद आंकड़ा लगाकर देख लीजिए, आपकी पढ़ाई के पूरे जीवन में, पढ़ाई के जीवन में ये शब्द बार बार प्रयोग किए गए होंगे, लेकिन जैसे के तैसे प्रयोग किए गए होंगे। मान लीजिए कि यह शब्द लिखा हुआ है, तो चाहे एक वचन में लिखा गया हो, चाहे बहुवचन में लिखा गया हो, लेकिन इसी रूप में लिखा गया है। तो इसी प्रकार से ये सारे के सारे शब्द जितने लिखे गए हैं सब उसी प्रकार के हैं। कहने का मतलब कि यह जो शब्द है, यह जो शब्द है, यह क्या है? एक अव्यय है। क्या है? एक अव्यय है। विद्यार्थी शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है। विद्यार्थी शब्द में प्रत्यय एसएससी सीजीएल 2020 का प्रश्न है। विद्यार्थी का प्रत्यय विद्या, 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 धन, अर्थी, विद्या, धन, अर्थी। विद्या मूल शब्द हो गया और अर्थी क्या हो गया? इसके दाहिने साइड में है, इसलिए यह क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। यानी इस प्रश्न का सही से उत्तर कौन सा है? यह है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए कि अभी इसको और भी तोड़ा जा सकता है। इसमें सही सही, अगर सही सही पूछा जाए कि कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें ये प्रत्यय है, ये वाला। कैसे है बता देना चाहता हूं। विद्या, विद्या, धन, अर्थ, अर्थ, धन, ई। इस प्रकार से देखा जाए तो इस पूरे शब्द में यह प्रत्यय है, लेकिन यह तो विकल्प में दिया नहीं गया है, विकल्प में यह दिया गया है, तो यही माने होगा। ठीक, तो ये रहे आज के प्रश्न। आपको खुद अनुभव हुआ होगा कि इसी प्रकार से एसएससी जीडी में, पुलिस भर्ती परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने, हल करने के पहले थोड़ा एक बार ध्यान से इसको पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद तब उसका उत्तर दीजिए।